everyone, welcome back to our next lecture on D block. हम कर रहे हैं variations या trends in transition elements. We already discussed about the atomic radii and the ionic radii. As we move in the series, there is a gradual decrease in the atomic radii, as we know that because of the net increase in the nuclear effect. If we talk about metallic character, yes, metallic character is going to decrease and the enthalpy of atomization is going to increase because of again increasing nuclear effect. Density, जैसे जैसे nuclear charge बढ़ता जा रहा है, number of neutrons increase कर रहे हैं, density is increasing, but we know that gradually over the when we move across the series, तो ये trend regular नहीं है. Regular क्यों नहीं है? Because of the configuration. अगर हम देखें तो completely filled या half filled d orbitals या there is no electrons in the d orbital will give a different kind of melting point, boiling point, density and the energy of the atomization. तो ये सारी चीज़ें आपकी configuration पे based हैं. If we look into the ionization energy, we have already discussed about oxidation state also. Today we are going to talk about the electrode potential. जैसा कि हम जानते हैं from our previous chapters on इलेक्ट्रोड पोटेंशियल केमिकल काइनेटिक्स से हमने देखा था वी ऑलवेज टॉक अबाउट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वी कैन टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑल्सो बट वी नो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन मैग्नीट्यूड बट इट डिफर इन साइन. अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा. इट मीन्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन साइन डिफरेंट होता है. जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, दे हैव द मोर टेंडेंसी टू रिड्यूस दैन ऑक्सीडाइज. राइट, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा दे हैव अ टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज दैन रिड्यूस. कम और ज़्यादा से मतलब क्या है? जिसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव होता है यानी उसका एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? ज़्यादा पॉजिटिव. दे हैव अ टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इजीली दैन टू रिड्यूस. करेक्ट. चलिए ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होते, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, पहले भी की हैं. इसको हम डी ब्लॉक में इसको अप्लाई करके देखते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ट्रेंड्स इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स. सो अगर हम देखें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से विद अ नॉट एज अ सबस्क्रिप्ट, एज अ सुपरस्क्रिप्ट. ई नॉट का मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. वो कोई भी मेटल हो, अगर हम उसे ऑक्सीडाइज करना चाहें इनटू Mn+ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर फ्रॉम सॉलिड टू एक्वस, ऑब्वियसली आयंस एक्वस कंडीशन में मिलेंगे आपको. तो बच्चों यहाँ पे खाली आयोनाइजेशन एनर्जी काम नहीं कर रही. वी नो, अगर आपको हेबर्स प्रोसेस थोड़ा सा याद हो तो ये बहुत आसान हो जाएगा समझना. मेटल सॉलिड है, सबसे पहले इस मेटल को आप गैशियस स्टेट में लेकर आओगे वेयर वी आर गोइंग टू यूज़ द हीट ऑफ सब्लिमेशन. गैस से हमने फिर इसको आयन में कन्वर्ट किया. लेट अस से कोई भी आयन हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एनी आयन, इट कैन बी, एंड इट इज़ अगेन इन द गैशियस स्टेट. सो यहाँ हीट एनर्जी कौन सी यूज़ हो रही है? आयोनाइजेशन एनर्जी. इट कैन बी 1, इट कैन बी 2. और दूसरी आपके पास क्या आ रही है? गैस से हम एक्वस में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो देर इज़ अनदर हीट इन्वॉल्व, दैट इज़ द हाइड्रेशन एनर्जी. राइट. सो इसका मतलब ये हुआ कि इस एक मेटल को एक्वस आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो भी यहाँ डेल्टा एच चेंज है, चेंज ऑफ एनर्जी, जो भी एनर्जी यहाँ चेंज हो रही है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दिस. सो इसका मतलब डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन, डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन एंड ऑब्वियसली द आयोनाइजेशन एनर्जी. अगर इन सारी की सारी एनर्जीज का सम लेस हो, यानी कि लेस का मतलब क्या होगा? मोर नेगेटिव. वाई? इट मीन्स डेल्टा एच का मतलब नेगेटिव का मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक. यानी कि इस आयन को बनाने के लिए एनर्जी लूज हो रही है, प्रोडक्ट इज एट दी लोअर एनर्जी. सो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा. बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर, हम एक ग्राफ बनाते हैं दैट
let us say this is the energy of the reactant, this is the energy of the product. If the energy of the product is less than that of reactant, so delta H कैसा होता है? एक्सोथर्मिक. एनर्जी इज बीइंग रिड्यूस्ड. अगर डेल्टा H नेगेटिव है, डेल्टा G क्या होता है? -NF(E0) सेल. ये भी हम लिखते हैं, ठीक है. और आपको ये भी याद होगा कि डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. तो अगर आपको ये सारी कंडीशंस थर्मोडायनेमिक्स से याद हैं तो आपको ये पॉइंट भी याद होना चाहिए दैट फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव. एंड इफ द एंट्रोपी दैट इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस इज मोर, यानी वो पॉजिटिव हो जाए, तो डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर ये नेगेटिव है प्लस या माइनस, ये पॉजिटिव है, क्योंकि डेल्टा एस टी को हम कांस्टेंट लेते हैं बिकॉज टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है. तो हम क्या कहते हैं? दिस वैल्यू विल बी नेगेटिव, सो डेल्टा जी विल बी नेगेटिव. एंड फॉर एनी रिएक्शन टू एग्जिस्ट स्पॉन्टेनियसली इट हैज़ टू बी नेगेटिव. सो इट मीन्स अगर ये डेल्टा आर ऑफ दिस होल रिएक्शन इज नेगेटिव, यानी कि बहुत कम हो energy with the product left, energy left with the product is very less, means it is more negative. Reaction is exothermic and it will be spontaneous. Correct? Now for delta G to be negative, हमें पता है E0 of the cell has to be positive, मगर यहाँ हमें क्या ध्यान रखना है? हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन की. अगर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी फॉर मेटल की रिडक्शन के लिए, है ना. हमें किसको करना है? हमें करना है ऑक्सीडाइज. तो चलिए कुछ रिएक्शंस देखते हैं, कुछ समझते हैं इसके बारे में, ये क्लियर होता जाएगा. अभी सिंपल हमने अपनी बेसिक फंडामेंटल जो क्लास 11 का था उसे हमने देखा है. सो हम एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों एक. लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ निकल एंड प्लैटिनम. ये अपने ग्राउंड स्टेट में है दोनों. तो निकल की केस में बच्चों अगर ये बनाता है, लेट अस टेक फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी प्लस सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी. मतलब क्या हुआ? मान लीजिए निकल सॉलिड था, इसने एक आयन बनाया एक्वस. उसके बाद दिस इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया जा रहा है. देन निकल प्लस एक्वस था, इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन लूज किया, निकल 2 प्लस बन गया एक्वस. दिस इज माई सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, राइट. सिमिलरली निकल 2 प्लस एक्वस में से एक इलेक्ट्रॉन और लूज किया जाए तो क्या बनाएगा? निकल 3 प्लस एंड आयनाइजेशन एनर्जी 3. और निकल 3 प्लस में से अगर एक इलेक्ट्रॉन मैं और निकालूं तो ये क्या बन जाएगी? निकल की +4 एट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द आयनाइजेशन एनर्जी इज 4. बोलो ठीक. ना हम यहाँ पे सम ले रहे हैं इन दो आयनाइजेशन एनर्जीज का और इन दो आयनाइजेशन एनर्जीज का. इफ वी लुक एट द फर्स्ट 2 आयनाइजेशन एनर्जी वेयर nickel is going to form N2 plus, platinum is going to form 2 plus, तो ये आती है वैल्यू 2.49 इंटू 10 पावर 3 और इसकी आती है 2.66 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल. नाउ लुक एट दीज टू, कंपेयर करेंगे अगर तो हमें दिखता है कि दिस वैल्यू ऑफ निकल 2 प्लस इज लेस दैन द वैल्यू ऑफ प्लेटिनम. डेफिनेटली इट इज मोर. ठीक है. तो चलिए अब हम करते हैं निकल और इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी 3 और आयोनाइजेशन एनर्जी 4 को ऐड करते हैं. मतलब निकल 4 प्लस में आ रहा है, प्लैटिनम भी +4 में आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं. इसकी वैल्यू आई बच्चों 8.80 इंटू 10⁻³ 6.70 इंटू 10⁻³ किलो जूल्स पर मोल. करेक्ट. नाउ अमंग दीज टू अगर हम देखें तो ये एनर्जी कम है. अब यहाँ ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या हुआ? निकल 2 प्लस बनाना आसान है एज कंपेयर टू निकल +4. प्लैटिनम 2 प्लस बनाना मुश्किल है एज कंपेयर टू प्लैटिनम 4. अब हम देखते हैं एक और चीज़, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं. सारी चारों की चारों आयनाइजेशन एनर्जीज को ऐड किया तो इट कम्स आउट टू बी 11.29 इंटू 10⁻³ और इसकी आती है 9.36 इंटू 10⁻³ किलो जूल्स पर मोल. सो यहाँ से अगर हम देखें ये एनर्जी क्या बना रही है? ये बना रही है प्लैटिनम +4 और ये बना रही है निकल +4. तो विच वन इज़ मोर फेवरेबल टू फॉर्म? डेफिनेटली दिस इज ईजी टू फॉर्म.
इसके दिस एनर्जी इज मोर, सो इट इज ईजी टू फॉर्म प्लैटिनम एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू फॉर्म क्योंकि यहाँ मुझे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, करेक्ट। सो इसीलिए हम कहते हैं कि जो निकल है उसकी 2+ की स्टेट इज मोर स्टेबल दैन निकल 4+, और प्लैटिनम की +4 इज मोर स्टेबल दैन प्लैटिनम की +2. दैट इज वाई वी ऑलवेज से डाउन द ग्रुप in transition elements higher oxidation state is more stable, right? तो हमने यहाँ आयनाइजेशन एनर्जीज को कंपेयर किया है इन दोनों की, तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज फेवर डाउन द ग्रुप इन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो इसको आप नोट कर लें, इसको नोट कर लें और फिर हम आगे निकल चलते हैं. पॉज करके नोट कर लें. अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर कर रहे हैं हम, करेक्ट. हमने सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी ली है. वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट देयर एक्वस स्टेट और समथिंग एल्स. वी आर तो सेइंग निकल था, निकल +4 में आ गया, बस इतनी सी बात है. लेकिन अगर हम सॉल्यूशन की कंडीशन में देख रहे हैं यानी एक्वस स्टेट में दे रहे हैं, तो ये सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं, ये कुछ और एनर्जीज को भी इंक्लूड करेगा. तो ज़रा इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं एंड देन वी विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हियर. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. हमारे पास है जिंक, मान लेते हैं सॉलिड स्टेट में है. इट इज़ गोइंग टू फॉर्म Zn2+ ion in aqueous state, correct? Similarly, we have chlorine in the gaseous form which is going to form 2 chloride ions in aqueous state. बोलिए ठीक. जिंक जो है पहले किस में कन्वर्ट होगा? जिंक एक गैशियस स्टेट में आएगा, ΔH सब्लिमेशन आएगी, उसके बाद ये गैस जो है Zn1+ में आएगा विच इज़ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू Zn2+ विच इज़ द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इन गैशियस फॉर्म. फिर ये कन्वर्ट किस में होगा? एक्वस के अंदर. तो यहाँ क्या यूज़ होगा? ΔH हाइड्रेशन टू कन्वर्ट इट इनटू एक्वस स्टेट. सिमिलरली यहाँ देखो, क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल है. सबसे पहले ये एटम्स में कन्वर्ट होगा, क्लोरीन गैशियस एटम्स में कन्वर्ट हुआ. दिस इज नोन एज ΔH एटमाइजेशन. देन दिस क्लोरीन इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रॉन्स इनटू द आयंस, गैशियस आयन में. तो यहाँ क्या होगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1, क्योंकि इसने एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करना है. 2 एटम्स हैं ठीक है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो एक ही गेन करना है ना. उसके बाद ये कन्वर्ट होगा एक्वस के अंदर विच इज़ द ΔH अगेन हाइड्रेशन. तो बच्चों अगर हम सॉल्यूशन के केस में देख रहे हैं, मेटल का कोई भी सॉल्टर्स का सॉल्यूशन बन रहा है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक. क्योंकि वहाँ पर ये अकेली आयनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काम नहीं कर रही, वहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज वी आर गोइंग टू गेट इट इन एक्वस फॉर्म. सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं, ठीक है. सो इसीलिए किसी भी, मान लो अब ये जिंक आयन आपके एक्वस, क्लोराइड आयन एक्वस कंबाइन करते हैं अगर 2, तो आपको सॉल्ट मिलता है एक्चुअली में ZnCl2, करेक्ट. और अगर हम गैशियस फॉर्म में, ये सॉल्ट ऑब्वियसली एक्वस कंडीशन में है, इट इज़ अगेन गोइंग टू फॉर्म दीज आयंस ओनली बिकॉज एक्वस केस में आयंस ने डिसोसिएट हो ही जाना है. गैशियस स्टेट में होता तो हम क्या कह देते कि ये भी गैशियस है जी, ये भी क्लोरीन के आयन भी दोनों गैशियस हैं. दे आर गोइंग टू फॉर्म एन लैटिस विच इज़ दी सॉलिड लैटिस. और इस एनर्जी में सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी, एटमाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही इंपॉर्टेंट होती. सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ΔH ऑफ दिस रिएक्शन दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन जितना ज़्यादा कम होगा, यानी कि मोर नेगेटिव द वैल्यू, मोर इज़ द स्टेबिलिटी, ठीक. या यूँ भी कह सकते हैं ΔH जितना कम होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी. अगर आप सिर्फ ΔH की बात करते हो, चेंज इन द रिएक्शन,
तो हम उससे इन्वर्स रिलेशन देंगे. इफ़ यू टॉक अबाउट नेगेटिव एच आर, डेल्टा एच आर, तो इट इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. नाउ this delta H is actually related to स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. हम बार बार सोचते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है. बच्चों, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और EMF इज द मेजर ऑफ टोटल एनर्जी चेंज इन अ रिएक्शन. और ये कौन सी रिएक्शन है? दीज आर दी सेल रिएक्शन. यानी कि एक रिडॉक्स कपल बनाएंगे हम लोग. अगर आपको याद हो तो हम लोग कोई भी सेल लिखते थे तो कैसे लिखते थे? अगर जिंक और कॉपर वाला भी याद हो तो आप देख सकते हो Zn 2 plus, and we used to give the molarity in aqueous solution with a salt bridge, and we used to say Cu2 plus aqueous is going to reduce to Cu. करेक्ट? यही बनाते थे हम लोग अपना सेल. हम कहते थे दिस इज द ऑक्सीडेशन हाफ एंड दिस इज द रिडक्शन हाफ. सो अगर मुझे किसी भी एक सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या किसी एक एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना होता है तो हम क्या करते थे? हम उसका कपल किसके साथ बनाते थे? लेट अस से वी टॉक अबाउट जिंक ओनली. ठीक है, जिंक इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू Zn2 plus aqueous. और इसका हम बनाते थे हाइड्रोजन आयन के साथ. हाइड्रोजन आयन इन aqueous solution with platinum rod, it is going to release hydrogen gas. यहाँ से क्योंकि इस रिडक्शन हाफ का हमें पता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? 0 वोल्ट. तो जितनी भी वैल्यू इस ई सेल की आएगी वो क्या होती थी? ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी कि ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन हाफ. तो ये तो रहा 0 माइनस जो भी वैल्यू इस ई सेल की होगी वही वैल्यू आपकी इस इलेक्ट्रोड की हो जाएगी. यही होता था. लेट अस से इट कम्स आउट टू बी x. तो ई सेल कितना हो गया? ई सेल इज गोइंग टू बी -x वोल्ट. यही हम निकालते थे. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज redox couple reaction. Redox couple reaction by formation of electrochemical cell. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. सो अब आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये टॉपिक याद आ चुका होगा. सो लुक एट दिस टेबल ऑफ योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जहाँ हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स निकाले थे. यहाँ पर देखिए आयरन 0 से -1 में आ रहा था. इट इज़ गेटिंग रिड्यूस बाय गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान होगा हाइड्रोजन गेन करेगा इलेक्ट्रॉन टू रिलीज हाइड्रोजन गैस और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था? 0. सो देखिए यहाँ पर ज़रा जिंक का 2 प्लस रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है आपको -0.76. इसका मतलब E इज़ वेरी वेरी लेस. जिसका E लेस होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है. इट मीन्स इट इज़ नेगेटिव E0 का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन कैसा होगा? 0.76, यानी कि आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकता है और मुश्किल से रिड्यूस हो सकता है. जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं देखो कॉपर 2 प्लस से 2 पे जा रहा है. इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 0.34. इट इज़ ईजी टू रिड्यूस कॉपर 2 प्लस आयन टू कॉपर सॉलिड. और इसीलिए हाइड्रोजन को ये लिबरेट नहीं कर पाता है क्योंकि ये खुद रिड्यूस होना चाहता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन. तो बात समझ में आई. जिसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो ऑक्सीडाइज ज़्यादा होगा क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है. जिसका E पॉजिटिव होगा वो खुद क्या होगा? रिड्यूस ज़्यादा होना चाहेगा. विद दिस बेसिक नॉलेज कीपिंग इन माइंड लेट्स गो बैक टू आवर डी ब्लॉक. जाने से पहले एक ये लाइन ध्यान से देखिए. नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स दैट द redox couple is a stronger reducing agent than हाइड्रोजन. यानी जिसका नेगेटिव ज़्यादा है मीन्स redox couple is a stronger reducing agent than H पॉजिटिव H2. जिंक जो है वो 2 आयन लेके जिंक बनाएगा तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है. पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स द redox couple is a weaker reducing agent than H पॉजिटिव. माने रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होगा? जो दूसरे को रिड्यूस करना चाहेगा. ठीक है, क्योंकि वो जिसका पॉजिटिव E0 होगा वो तो खुद रिड्यूस होगा. वो हाइड्रोजन को रिड्यूस क्यों करेगा?
जिसका नेगेटिव होगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है। तो ध्यान रखिए इस पॉइंट को। तो हम यहाँ मार्क कर लेते हैं, नेगेटिव ई नॉट मीन्स स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि खुद क्या होंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक। और पॉजिटिव ई नॉट मीन्स वीक रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो खुद रिड्यूस होना चाहते हैं। सो यानी कि दे आर wants to get oxidized मीन्स मेटल जो है वो मेटल आयन में कन्वर्ट होगा। और यहाँ क्या है, wants to get reduced, मतलब मेटल आयन जो है वो n इलेक्ट्रॉन्स को लेके मेटल सॉलिड बनाएगा। तो जिसका पॉजिटिव ई होगा वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, हाइड्रोजन को जाने नहीं देगा, निकलने नहीं देगा। जिसका ई नॉट नेगेटिव होगा वो हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा। करेक्ट, आप नोट कर लें इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ लुक एट दिस टेबल, जिसकी जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि खुद क्या होगा, आसानी से ऑक्सीडाइज। तो लुक एट इट, जैसे जैसे हम आगे अक्रॉस द सीरीज निकलेंगे, अक्रॉस द सीरीज आएंगे, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू कम होती जाएगी, माइनस की वैल्यू कम होगी, या यूँ को कि इट विल मूव टूवर्ड्स ज़ीरो, है ना। -1.63 देखो 63 से कम हो गई, फिर -9.0, फिर -1.8। अब यहाँ देखो वैनेडियम और मैग्नीशियम की, मैग्नीज की लगभग सिमिलर है, फिर से कम हो गया 0.4, फिर 2.8, 2.5, फिर पॉजिटिव हो गई। सो इट इज़ मूविंग टूवर्ड ज़ीरो। लेकिन जिंक की फिर चेंज होगी -0.76। वी विल टॉक अबाउट दीज 3 एनॉमलीज डेफिनेटली, हम इनकी खास बात करेंगे। एंड वी विल टॉकिंग अबाउट निकल ऑल्सो, कि निकल की अगर नेगेटिव थी तो कॉपर की पॉजिटिव क्यों होगी, इस चेंज के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये 4 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। लेकिन एक जनरल ट्रेंड हमें समझ में आ गया कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टुवर्ड ज़ीरो आ रहा है, यानी इट इज़ बिकमिंग पॉजिटिव वैल्यू और इट इज़ इंक्रीजिंग, सो वहाँ पे उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होती जाएगी, राइट। तो अगर हम 3D सीरीज में देखें, हमारे पास था टाइटेनियम जिसकी वैल्यू थी -1.6063। उसके बाद हमारे पास ध्यान देने वाली बात है मैग्नीज विच इज़ 1.18। देन वी हैव निकल 0.25, कॉपर 0.34 वोल्ट, और उसके बाद है जिंक विच इज़ 0.76 वोल्ट माइनस, निकल की भी माइनस। सो एज वी मूव अक्रॉस द सीरीज, E naught value increases but not regularly। इंक्रीज तो कर रही है पर रेगुलर फैशन में इंक्रीज नहीं कर रही, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो वैनेडियम की थी -1.18, टाइटेनियम के बाद वैनेडियम की, और उसके बाद क्रोमियम की कम हो गई थी एंड इट वाज -0.5090, और उसके बाद देखो फिर बढ़ गई। सो ट्रेंड क्या हो रहा है, पहले कम हो रही थी, ठीक है, कम हो रही थी, फिर अचानक बढ़नी शुरू हो गई। पहले ये ले लेते ट्रेंड, फिर ये, फिर बढ़ना शुरू हो गया, फिर बढ़ गई, और फिर उसके बाद कम आनी शुरू हो गई। लुक एट इट, फिर बढ़ गई, +34 हो गया, और फिर -0.76 आ गई। सो यानी कि ये ट्रेंड तो ऊपर नीचे चल रहा है, देयर इज़ नॉट अ रेगुलर ग्राफ, है ना। लुक एट इट, ये टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, then nickel, copper and zinc. We are not talking about cobalt over here at the moment. ना मैंने आयरन की बात की, ना मैंने इसमें कोबाल्ट की बात की है, ठीक है। सो मेनली मेरे लिए ये ट्रेंड इंपॉर्टेंट है, जहाँ मुझे समझना है कि यहाँ पर क्यों ऐसा चीज़ें हो रही हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कॉपर के बारे में, जिंक के बारे में, मैग्नीज के बारे में और निकल के बारे में। और ट्रेंड के हिसाब से देखें तो इसकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम -1.63 है, यानी कि मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू है। निकल की कितनी है, -0.25, विच इज़ दी मिनिमम नेगेटिव वैल्यू इन दिस 3D सीरीज। पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ एक की है, कॉपर की, और किसी की पॉजिटिव वैल्यू नहीं आती है,
ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है. दिस इज द ओनली पॉजिटिव वैल्यू इन दिस ग्रुप. नाउ कॉपर की पॉजिटिव वैल्यू यानी कि 2+ से ये कॉपर की तरफ आ रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और इसकी वैल्यू आ रही है 0.34 विच इज़ पॉजिटिव. सो इट इज़ नॉट अ strong reducing agent, therefore cannot replace H positive ions in acidic medium to release hydrogen gas at platinum rod or the platinum electrode. तो आपको याद होगा हम लोगों ने कि जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी थी तो सेल के अंदर हमने हाइड्रोजन सेल बनाया था और वहाँ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रही थी जहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है. कॉपर वो काम नहीं कर सकता है बिकॉज उसका अपना रिड्यूसिंग फैक्टर इज़ वेरी स्ट्रांग. वो खुद रिड्यूस हो सकता है, दूसरे को रिड्यूस नहीं कर सकता. सो इट इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट्स अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट. टाइटेनियम का मैक्सिमम क्यों है? देखिए टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं. एटॉमिक नंबर इज़ 22, कॉन्फ़िगरेशन इज़ 3d24s2. टाइटेनियम की बेसिक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4. मोर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ +4. वाई सो? बिकॉज ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद टाइटेनियम क्या कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा? 3d04s0 विच इज़ दी आर्गन 18 की कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएगा, विच इज़ अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. सो इसलिए जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज़ करना चाहता है, जल्दी ऑक्सीडाइज होता है. सो टाइटेनियम सॉलिड बहुत जल्दी टाइटेनियम +4 की ऑक्सीडेशन में आएगा, इसीलिए इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो -1.63 है. ठीक, इट इज़ ईजी टू लूज फॉर दिस एटम. इलेक्ट्रॉन को लूज करके आर्गन में आ जाएगा. मैग्नीज के केस में क्यों वापस से इंक्रीज किया है ऑक्सीडेशन नंबर -1.8311 क्यों आया? मैग्नीज का एटॉमिक नंबर है बच्चों 25, करेक्ट. ऑन कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2, करेक्ट. अगर ये मान लीजिए +2 की कॉन्फ़िगरेशन में आता है Mn2+ में, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आर्गन 18 3d5 4s0. Now look at it. This is the stable half filled configuration. इसीलिए मैग्नीज के केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वापस से इंक्रीज कर जाता है क्योंकि ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करके इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है. सो Mn2+ की ऑक्सीडेशन स्टेट जब आती है तो ये फटाफट से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, मैग्नीज से Mn2+ पे आता है और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है. ठीक, अब जिंक के केस में नेगेटिव क्यों आई? तो बच्चों जिंक का एटॉमिक नंबर है 30, कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s2. So it is going to lose 2 electrons comfortably to achieve Zn2+ with configuration argon 3d10 4s0. This is a pseudo noble gas configuration, means there is a fully filled 3d10 orbital, correct. So उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में आता है 0.76 वोल्ट. wants to reduce instead of reduction, wants to get oxidized. क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज होता है सो इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इसीलिए हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाता है इन द एसिडिक मीडियम, राइट. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि क्यों इनकी ये कॉन्फ़िगरेशन आती है. अब दिमाग में आता है कि निकल के केस में ऐसा क्यों हुआ? बच्चों निकल का एटॉमिक नंबर है आपके पास 28, कॉन्फ़िगरेशन इज़ 3d8 4s2. तो दिमाग में आता है कि इसकी नेगेटिव क्यों हुई? बच्चों इसकी नेगेटिव क्यों होती है? नो डाउट निकल अपनी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, लूज़ करने के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है आपके पास आर्गन 18 3d8 4s0. ना तो यहाँ हाफ फिल्ड है ना ही फुल्ली फिल्ड है, स्टिल इसकी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होने का रीज़न क्या है? इसका डेल्टा H हाइड्रेशन विच इज़ हाईली नेगेटिव. हाईली नेगेटिव का मतलब लोवेस्ट इन द ग्रुप, लोवेस्ट होती है एंड इट इज समवेयर अराउंड -2121 किलो जूल्स पर मोल.
ठीक है, ये बहुत कम होती है इसकी। एज अ रिजल्ट टोटल एच आर जो है ऑफ दिस रिएक्शन बिकम्स नेगेटिव एंड इट बिकम्स अ स्टेबल कॉन्फिग्रेशन, सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिकम्स नेगेटिव। दोबारा सुनिए, हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा नेगेटिव होती है कि टोटल एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन टू, यानी कि इसकी सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी हाई होने के बावजूद डेल्टा एच आर नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम है, यानी बहुत जल्दी गैशियस से ये एक्वस में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत जल्दी वाटर सॉल्युबल आयन है ये। ठीक है, एज अ रिजल्ट देखो हाइड्रेशन एनर्जी जो है कब ज़्यादा नेगेटिव होती है, व्हेन आयन्स आर वाटर सॉल्युबल। जैसे ही पानी में गए, घुल गए, फटाफट वहाँ पे डिजॉल्व होते हैं और एक्वस बन जाते हैं। करेक्ट, जिनमें भी एक्वस जल्दी होंगे उनकी हाइड्रेशन एनर्जी लो होगी, और वो बहुत कम है इन केस ऑफ निकल, इसलिए उसका टोटल एच आर नेगेटिव हो जाता है और ई नॉट भी नेगेटिव हो जाता है। राइट, दैट इज वाई ई नॉट ऑफ निकल इज -0.25 वोल्ट। पॉज करके आप नोट कर लें इसको। अब ज़रा आप लोग दिमाग लगाएं, you have HNO3 concentrated and you have concentrated H2SO4। ठीक है, इन दोनों में से किसी के भी साथ अगर आप कॉपर की रिएक्शन करते हो तो व्हाट डू यू थिंक, हाइड्रोजन लिबरेट होगी या नहीं होगी? दोनों एसिड है ना, मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, इट रिलीजेस हाइड्रोजन गैस, लेकिन कॉपर रिड्यूस नहीं कर रहा था। क्या इन दोनों के साथ कॉपर ऑक्सीडाइज हो पाएगा? इज इट पॉसिबल? तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ, +5, और सल्फर की +6, यानी कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में बैठे हैं। कॉपर क्या करता है बेसिकली, कॉपर क्या करता है, खुद रिड्यूस होता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इनको तो ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, खुद रिड्यूस, इनसे इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बिल्कुल नंगे हुए पड़े हैं बेचारे, सारा कुछ दे के बैठे हैं। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब अपने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे के बैठे हैं, अब क्या देंगे, कुछ भी नहीं। सो कॉपर की मजबूरी हो जाती है कि अब उसको लूज करना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड because nitrogen and sulfur both are in highest oxidation state and behave as, कौन बोला, HNO3 and H2SO4 both behave as strong oxidizing agent, क्योंकि अब ये +5 से ऊपर नहीं जा सकता, ये +6 से ऊपर नहीं जा सकता, नीचे आ सकते हैं। तो खुद कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि खुद रिड्यूस होंगे। अगर ये खुद रिड्यूस होंगे, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, तो कॉपर को कॉपर आयन में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। ठीक, दैट इज वाई कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 being strong oxidizing agent will liberate hydrogen gas and will oxidize copper to copper 2 ion, right? सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिनका नेगेटिव है बच्चों एक्वस सॉल्यूशन में, तो ध्यान रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वहाँ पे क्या है, उनकी हाइड्रेशन एनर्जी। जिसकी भी हाइड्रेशन एनर्जी हाईली नेगेटिव होगी, उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन एक्वस सॉल्यूशन इज डेफिनेटली गोइंग टू बी नेगेटिव। ठीक है, जैसे कि जिंक के केस में भी, जिंक के केस में भी अगर आप देखो -76 वोल्ट आ रहा है नेगेटिव में, क्यों आ रहा है हमें ये तो मालूम है। जनरल ट्रेंड क्या है, जनरली अक्रॉस पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जीज इंक्रीजेस, तो इसका मतलब इसका तो पॉजिटिव होना चाहिए था, बट द डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ जिंक इज वेरी हाई, is very high, or you can say very low, I would say it is very low because we are talking about negative delta H की बात कर रहे हैं। very low का मतलब क्या होता है कि उसकी वैल्यू नेगेटिव में बहुत हाई है, नेगेटिव डेल्टा H इज हाई। सो डेल्टा एच आर क्या हो जाता है, आयनाइजेशन एनर्जीज प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन प्लस डेल्टा एच सब्लिमेशन। अब क्या हो रहा है, डेल्टा एच हाइड्रेशन is
negative is more than the delta I plus delta H sublimation. So the value क्या हो जाती है? नेगेटिव. So delta H कैसा हो जाता है? नेगेटिव. So E नॉट is also नेगेटिव. So बहुत जल्दी ये ऑक्सीडाइज हो जाता है. इज दैट क्लियर टू यू? नेक्स्ट हम इसी टॉपिक में देखते हैं, दैट इज द ट्रेंड्स इन M3 प्लस एंड M2 प्लस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. मतलब आपके पास लेट अस से वी हैव क्रोमियम 2 प्लस और ये बना रहा है क्या? क्रोमियम 3 प्लस. यानी देर इज़ वन मोर इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट टू प्रोड्यूस दिस वन, एनी ऑफ द 3 प्लस आयन. तो वो कोई भी हो सकता है, कोई भी मेटल 2 प्लस ले लो, ट्रांजिशन मेटल, एंड इट इज़ गोइंग टू लूज वन मोर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ट्रांजिशन मेटल 3 प्लस आयन. करेक्ट. अब हमने देखना है कि ये कितने के ऐसे होंगे जो बना पाएंगे आसानी से. तो बच्चों यहाँ ध्यान रखिए, एक्सेप्ट कॉपर एंड जिंक, all 3D series element shows +3 oxidation state. आसानी से most of them will show us +3. सिर्फ जिंक को और कॉपर को छोड़ दें अगर, तो बाकी सभी ऑक्सीडेशन स्टेट्स अपनी +3 दिखा सकते हैं. अगेन अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, मेटल 2 प्लस by losing one electron reduces metal 3 plus और यहाँ पे E नॉट will be equal to delta H. ठीक. E नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच से हम क्या रिलेट कर रहे हैं? जिसकी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उसका डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा. सो अगर हम यहाँ पर टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट किसी की भी देखते हैं, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन केस ऑफ टाइटेनियम इज नेगेटिव, फिर वो रिड्यूस हो रहा है यानी कि इंक्रीज करेगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव वैल्यू. क्रोमियम में देखो फिर से -4 हो गया. मैग्नीज में इट इज़ वेरी हाई. फॉर आयरन इट इज़ लेस बट पॉजिटिव एंड फॉर कोबाल्ट इट इज़ अगेन पॉजिटिव. इसका मतलब अक्रॉस द पीरियड द वैल्यू इज इंक्रीजिंग, ई नॉट की वैल्यू बिकमिंग पॉजिटिव. ई नॉट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है. करेक्ट. लेकिन हमने ये भी देखा है कि स्केंडियम जो है वो अपनी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है एंड दैट इज +3 ओनली. इसका मतलब ये है कि 3 इलेक्ट्रॉन, स्केंडियम का एटॉमिक नंबर 21, कॉन्फ़िगरेशन 3d1 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे अगर ये, तो ये क्या बनाएगा? स्केंडियम 3 प्लस विथ कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18, 3d0 4s0, which is a noble gas configuration. To achieve this noble gas configuration, स्केंडियम फटाफट से 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा आसानी से, इसीलिए इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाईली नेगेटिव होता है. ठीक है. इसीलिए इसके बात ही नहीं करते. पता है कि इसका ई नॉट जो है माइनस नेगेटिव वैल्यू में बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि लोएस्ट ई नॉट होगा इसका. इट इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, जल्दी से ऑक्सीडाइज होगा. तो मैग्नीज का क्यों बढ़ गया भाई? मैग्नीज का पहले तो नेगेटिव था, अभी क्यों बढ़ गया? Mn2 प्लस से जब Mn3 प्लस में आए तो ई नॉट की वैल्यू आ गई 1.57 पॉजिटिव, माने लार्जर वैल्यू. लार्जर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम स्टेबल 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. क्योंकि पता है जब मैग्नीज ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, कॉन्फ़िगरेशन थी 4d5 3d5 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े 3d5 होगी. अब तीसरा इलेक्ट्रॉन आप स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से निकालने की कोशिश करोगे तो पक्की बात है एनर्जी ज़्यादा लगेगी, है ना. लुक एट इट. अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये है 3d5 की कॉन्फ़िगरेशन. अब आपको क्या बनाना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ कुछ भी नहीं है. तो आपको ये 3d4 वाली कॉन्फ़िगरेशन पे आना है. भाई स्टेबल से निकालोगे इलेक्ट्रॉन तो रोना पिटना तो पड़ना ही है ना. दे आर नॉट गोइंग टू लूज दैट इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ई नॉट की वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई. सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट नाउ. Mn2 प्लस इज़ नॉट अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट बट Mn इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है. दूसरी कंडीशन देखिए आयरन की. Fe2 प्लस से हम Fe3 प्लस की तरफ जा रहे हैं.
टू प्लस का मतलब क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपके पास, 3d6 4s0, 26 इलेक्ट्रॉन थे, 2 निकाल दिए, बचे कितने, 24 इलेक्ट्रॉन। आर्गन आगे है आपके पास 18, सो 18 + 6 24। Fe2+ की कॉन्फ़िगरेशन है, सोचो फटाफट से रिड्यूस होगा क्योंकि इसको 3d5 4s की कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है। सो टू अचीव 3d5 electronic configuration, it will easily lose electron. Therefore उसका E नॉट देखो क्या हो गया, 0.77 प्लस 1.57 से 0.77 है, फिर कोबाल्ट का बढ़ गया। देखो यहाँ डिप हो रही है, यहाँ फिर बढ़ गई। तो डिप होने का कारण क्या था, टू अचीव द स्टेबल नोबल कॉन्फ़िगरेशन। करेक्ट, नोट कर लें इसको, फिर हम आगे चलते हैं। थर्ड इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो है लो वैल्यू ऑफ vanadium, and it is due to स्टेबिलिटी ऑफ वेनेडियम 2+। देखो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर है 20, स्कैंडियम 23, कॉन्फ़िगरेशन 3d3 4s2। अब अगर ये कॉन्फ़िगरेशन में देखो, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वेनेडियम 2+ बनाना चाहता है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 18 3d3 4s0। बोलो ठीक। अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है बच्चों, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अब आप याद करोगे कि वैनेडियम के जो 3d और इसके ऑर्बिटल है 5, ये डीजनरेट होंगे, तो ये स्प्लिट करेगा किस में, दो ये ऊपर के ईजी ऑर्बिटल्स में, और 3 आपके नीचे के T2G ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके पास 3D की कॉन्फ़िगरेशन है। वी नो दैट लोअर एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, ठीक है। तो अपने पास ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़े थे, ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन वुड प्रेफर टू कम इन दी लोअर एनर्जी ऑर्बिटल विच इज DXY YZ एंड ZX वाले ऑर्बिटल में, है ना। सो दिस इज मोर स्टेबल, दैट इज वाई V2+ से V3+ बनाना यानी माइनस करना इलेक्ट्रॉन विल बी डिफिकल्ट, ठीक, क्योंकि ये डिफिकल्ट होगा। सो इसका जो ई नॉट सेल है, तो आपने देखा 0.26 वोल्ट रह गया, विच इज लेस देन दैट ऑफ टाइटेनियम, एंड इट इज ऑल्सो लेस देन क्रोमियम विच इज नेक्स्ट इन द सीरीज, टाइटेनियम वैनेडियम एंड क्रोमियम। टाइटेनियम का था 0.37, क्रोमियम का 0.41 नेगेटिव में, और वैनेडियम का 0.26 वोल्ट। ये कब है, 2+ वाले की बात कर रहे हैं हम लोग। 2+ से वी आर कन्वर्टिंग इनटू 3+। तो वहाँ पर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है बिकॉज इट हैज़ लो टेंडेंसी टू फॉर्म 3+ आयन बिकॉज ऑफ स्टेबल T2G 3D ऑर्बिटल्स, ठीक। नेक्स्ट हमने बात की थी दैट देयर इज ए स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स डाउन द ग्रुप इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो ट्रेंड्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी मोस्टली हमें मिलती है इन केस ऑफ हेलाइड्स एंड इन केस ऑफ ऑक्साइड्स। वाई सो, एक आपके पास है हेलाइड, ए है आपके पास ऑक्साइड्स। हेलाइड्स में भी मोस्टली फ्लोरीन आपको मिलेगा, वाई सो, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। कुछ हद तक आपको क्लोरीन में भी मिलेगा। ब्रोमीन और आयोडीन में आपको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स कम मिलती हैं। ऑक्साइड्स फेवर करेंगे अगेन बिकॉज ऑफ बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हम देखते हैं कि अगर किसी भी मेटल को किसी हैलोजन से रिएक्ट करते हैं, वी नीड हाई टेम्परेचर टू फॉर्म एनी हेलाइड, ठीक। और हमें यहाँ पे जो हेलाइड्स हैं वो हर तरह के मिलते हैं, X2 से लेके हमें MX6 तक के हेलाइड्स मिलते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे इनकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है इज़ वेरी हाई, सो हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड to start or initiate the reaction. But once started exothermic इतनी ज़्यादा है reaction, once started the exothermic reaction is able to sustain and produce products.
यानी कि शुरू करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली एनर्जीज बनती चली जाती हैं। ठीक, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो रिएक्टिविटी होती है of halogens is like fluorine most reactive, then chlorine, then bromine, and then iodine. Again, I have already told you why so, because of the electronegativity concept. उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को अट्रैक्ट करना या इलेक्ट्रॉन्स को लेना, ये फ्लोरीन में ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दी अदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज जैसे जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम लोग मूव करते हैं, न्यूक्लियर मास इज इंक्रीजिंग, पहली चीज़, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंक्रीजिंग अक्रॉस द ग्रुप, अक्रॉस द पीरियड और अक्रॉस अ सीरीज। लेकिन डाउन द ग्रुप व्हाट इज हैपनिंग, तब भी ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर टोटली बाइंडेड टू इच अदर, सो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ही उसमें से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को निकाल पाएंगे या उनको ऑक्सीडाइज कर पाएंगे। सो कंपाउंड्स आर रिगार्डेड स्टेबल। कोई भी कंपाउंड हम स्टेबल कब बोलते हैं? एट रूम टेम्परेचर if they exist without getting oxidized, hydrolyzed, ना तो वो ऑक्सीडाइज हो, ना ही वो हाइड्रोलाइज हो, और ना ही डिकम्पोज हो। यानी हवा, पानी और आग, तीनों ही चीज़ों का उन पर कोई भी इफेक्ट ना हो, तभी हम उन एलिमेंट्स को स्टेबल या कंपाउंड्स को स्टेबल कहते हैं। ठीक है, सब ट्रेंड्स में क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़, एज वी नो दैट द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल इन 3D सीरीज एंड डाउन द ग्रुप, ये हमने पता चल गया। 3D सीरीज के अंदर यूजुअली हमें देखने को मिलता है कि डाउन द ग्रुप जाओ तो भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, और 3D सीरीज में तो है ही। ठीक, लेकिन हमें ये भी पता है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज स्टेबल इन 4D एंड 5D सीरीज। वहाँ मैक्सिमम हमें 4D, आप ये याद कर सकते हो, इसको छोड़ देते हैं ग्रुप को अभी, सिंपल याद कीजिए, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर स्टेबल इन 3D सीरीज एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर स्टेबल इन 4D एंड 5D सीरीज। रीज़न बिहाइंड कि जो एटॉमिक साइज या आयनिक साइज थे 4D और 5D सीरीज के, वो लगभग सिमिलर थे। लुक एट दिस डायग्राम, इसको देख के आपको याद आ जाएगा, दिस इज द 3D सीरीज जिसका एटॉमिक रेडियाई और 4D एंड 5D सीरीज के एटॉमिक रेडियाई लगभग सिमिलर है। सिंस दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर, तो इनके अंदर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें मिलती हैं, इनके अंदर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलती हैं, राइट। एंड वी रिमेंबर कि क्रोमियम से लेके जिंक तक इन 3D सीरीज हमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ही मिलती है, और +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर फेवरेबल। और हमें कैसे हम मॉलिक्यूल्स मिलते हैं? MF2 या MCl2, दे आर मोर स्टेबल, करेक्ट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ही मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल वी हैव क्रोमियम F6, वैनेडियम पेंटा फ्लोराइड। नंबर 3 आप देखिए, टाइटेनियम, वैनेडियम एंड क्रोमियम, दे शो highest oxidation states with halides, like titanium can give us +4, vanadium can give us +5 and chromium can give us +6 oxidations। and इसके अंदर टाइटेनियम कैन फॉर्म विद एनी हैलोजन, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके साथ दे सकता है, बिकॉज इट इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। वैनेडियम कैन गिव अस विद मोस्ट ऑफ द टाइम विद फ्लोरीन, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपका जो क्रोमियम है ये भी फ्लोरीन के साथ ही अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देगा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, उसमें सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नंबर 4, मैग्नीज कैन शो अस द ऑक्सीडेशन नंबर्स विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। सो हमें मिलता है MnO3F। इसके अंदर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है?
+7 की ऑक्सीडेशन स्टेट है, विच इज़ द मैक्सिमम. सो दिमाग में आता है कि मैग्नीज के बाद ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ +2 का रह जाता है, ऐसा क्यों? तो आपको ध्यान रखना है दैट अक्रॉस सीरीज as seen in ionization energy trend, higher oxidation state beyond manganese are not shown. So we only see in case of iron and cobalt, जहाँ हमें FeCl3 मिल सकता है या कोबाल्ट के साथ COF3 मिल पाता है, दैट टू विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. लेकिन इसके अलावा कोई और एलिमेंट +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा नहीं दिखाता. समटाइम्स क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपका फ्लोरीन है, टेंडेंसी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यों करता है ऐसा कि फ्लोरीन जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल करता है? इट इज़ ड्यू टू नंबर 1 हायर लैटिस एनर्जी, उसका लैटिस बनाने में एनर्जी ज़्यादा लगती है, जैसे कि कोबाल्ट फ्लोराइड. और दूसरा कॉन्सेप्ट है उसके अंदर हाई बॉन्ड एनर्जी ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड. फॉर एग्जाम्पल इस केस में आप देखेंगे वैनेडियम पेंटाफ्लोराइड एंड क्रोमियम पेंटा हेक्साफ्लोराइड, यहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर हमें ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू आयनिक, बिकॉज देर इज अ शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट. नंबर 6 आप याद रखेंगे कि दैट वैनेडियम shows +5 oxidation state only with fluorine, while with other halides it forms oxohalides, that is vanadium oxohalide. Because क्यों ऐसा क्यों होता है? It forms with other halide, it forms oxohalides. ऐसा क्यों? Because fluorine is not able to form, fluorine is not able to form multiple bonds, but oxygen can form multiple bonds. इसके बारे में बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जहाँ हम लोग मेटालिक एंड ऑक्सो मेटालिक बॉन्ड्स की बात करेंगे. ऑक्सो नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों दैट फ्लोराइड्स आर relatively unstable in lower oxidation states. For example, if we talk about vanadium only, it is not going to form VX2. यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ही आते हैं. एंड कॉपर कैन फॉर्म विद आयोडीन, बट CuI2 is not known. As Cu2 plus oxidizes, इसे हम 8th पॉइंट ले सकते हैं. फ्लोराइड हमेशा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अनस्टेबल होते हैं. वैनेडियम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ तो डाई हेलाइड्स बना सकते हैं, बट नॉट विद फ्लोरीन. कॉपर कैन फॉर्म कॉपर आयोडाइड यानी कि सिंपल, बट CuI2 इज़ नॉट फॉर्म, यानी कि 2+ आयन में नहीं आता. क्यों? बिकॉज कॉपर 2+ ऑक्सीडाइजेज I- to I2 molecule. Therefore, copper cannot oxidize, copper CuI2 नहीं मिलता है. Also, copper in one oxidation state can show disproportionation reaction. I hope आपको disproportionation reaction याद होगा, जहाँ पर रिएक्टेंट में अगर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो प्रोडक्ट में कॉपर रिड्यूस भी हो सकता है और कॉपर ऑक्सीडाइज भी हो सकता है विद ऑक्सीडेशन स्टेट 0 and +2. मगर ये कब है? इन एक्वस सॉल्यूशन.
आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए. In case of metal oxides and oxocations, तो देखें यहाँ क्या ट्रेंड बनता है. देखिए, इन केस ऑफ मेटल ऑक्साइड्स oxidizes, you can say metal oxides, they can stabilize higher oxidation states of metals from group 3 to 7, but for iron no higher oxidation state is known, although FeO4 2 negative ion is formed in aqueous solution. It is formed. कैसा सॉल्यूशन होता है? इन एल्केलाइन मीडियम. लेकिन ये भी ऑक्सीडाइज हो जाता है. कैसे? इज रेडिली इन एक्वस मीडियम विच रेडिली decomposes to Fe2O3. सो इसीलिए आयरन की हमें +2 या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही मिलती है, उससे ज़्यादा आगे की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नहीं मिलती. और अगर हम ऑक्सोकटाइन्स में देखें बच्चों, ऑक्सोकटाइन्स ऑफ मेटल्स ऑल्सो स्टेबलाइज higher oxidation states. फॉर एग्जाम्पल वैनेडियम का अगर हम लोग डाइऑक्साइड देखते हैं आयन, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5 की ऑक्सीडेशन, +-2 +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट है. वैनेडियम 2+ भी देगा, टाइटेनियम O2+ भी देता है. ऑक्सीजन ऐसा क्यों करता है? ऑक्सीजन कैन स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स and due to its tendency higher oxidation states than fluorine due to its tendency to form multiple bonds, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या है? 2. फ्लोरीन की मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या है? 1. so as in fluorine 2p empty orbitals are not available, 2p empty orbitals or only one unpaired electron, one electron is unpaired in case of fluorine. इसीलिए वहाँ पे देखो ये है फ्लोरीन 1 2 3 4 and 5, छठा मिल जाए तो नियॉन बन जाएगा. करेक्ट. सो इसीलिए फ्लोरीन जो है कैन नॉट स्टेबलाइज, और oxygen can form multiple bonds and can stabilize the higher oxidation states. Similarly अगर हम Mn2O7 को देखें तो देखिए MnO, O and O, this Mn again O, O and O. So there is a bond, there is a bridge of MnO and MnO, है ना? There is a bridge is formed. MnO Mn bridge is formed. So that is why it is going to stabilize the higher oxidation state of manganese, which is +7 in this case. ठीक है. How can we evaluate or relate the chemical reactivity and E0 वैल्यू? क्या फ़र्क पड़ता है E0 की वैल्यू को जान के हमें क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं? हाउ विल बी एनालाइज इट? तो पहली चीज़ हमें पता चल चुकी है दैट मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स बीइंग sufficiently electropositive dissolve in organic acids in 3D series except कॉपर को अगर छोड़ दें ऑल गेट ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि सबका E0 कैसा है? नेगेटिव. ऑल गेट ऑक्सीडाइज्ड टू रिड्यूस
H positive ion to H2 gas, but E naught value of copper is plus 0.34 volt. So do not reduce H positive and so do not release H2 gas. So looking at the values of E naught in M2 M2 plus and M3 plus M2 plus couples, redox couple, it is easy to predict the nature of transition elements being either element being oxidizing agent or reducing agent. It is easy to predict the nature of the transition element. So basically अगर हमें उनका ई नॉट की वैल्यू किस तरह से उनकी रिएक्टिविटी को रिलेट किया जा सकता है अगर पता है तो हम बता सकते हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी. फॉर एग्जांपल लेट अस से वी हैव 2Cr2 प्लस देयर इज 2H पॉजिटिव एक्वस. दिस गिव्स अस, अब हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ से हाइड्रोजन लिबरेट होगा कि नहीं होगा. इफ़ यू आर गिवन ई नॉट आराम से आप बता सकते हो. दूसरा तरीका ऑक्सीडेशन स्टेट से. क्रोमियम 2 प्लस का मतलब क्या हुआ 3d5 क्रोमियम 3d5 4s1. इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, एक ये गया और एक ये गया, तो 3d4 4s0 की कॉन्फ़िगरेशन है. सो इट इज़ ईजी फॉर इट टू गेट इनटू 3d3 4s0 कॉन्फ़िगरेशन. So it is going to form Cr3 plus and hydrogen gas will be liberated. Why it is stable? Because we know that after splitting there will be 3 electron placed in T2G d orbital than these Eg orbital. So it is the stable configuration from chromium 3 plus because chromium k d orbital split कर सकते हैं, right? So with this we come to an end of this topic, and in our next lecture we will be talking about rest of the trends. That is, we will be talking about tendency to form complexes, interstitial compound, catalytic property, colored ions and magnetic behavior. One more thing that we will be talking about is the alloys formation. इसके बारे में भी हम यहाँ बात करेंगे. So आप पढ़ते रहिए, enjoy कीजिए, and with this note we end today's topic. So look forward to the next topic where we will be talking about rest of the properties. Take care and goodbye.